दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सभी हमारे व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पूरी आज़ादी के साथ मेहनत कर रहे होंगे। आज़ादी का शब्द इस वजह से लिया है जो कि आपको सबसे पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको 77वें स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामना और बधाई है। चूँकि अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और एक खुले आसमान या खुले सांस के रूप में भारत की जो सत्ता थी वो भारत के नेताओं के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा चलाई गई 1947 के बाद से। तो 200 साल तक ब्रिटिश सरकार ने या बरतानिया हुकूमत ने या एक तरीके से कहें पश्चिमी देशों में जो इंग्लैंड जिसका नाम हम लेते हैं या ब्रिटेन जिसका नाम लेते हैं, उस देश ने हमारे ऊपर शासन किया था तकरीबन 200 साल तक। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को वो छोड़ के गए थे। इसी उपलक्ष्य में 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष आज़ादी का दिवस भारत का मनाया जाता है, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था और भारत में से पाकिस्तान बनाया गया था। तो पाकिस्तान एक दिन पहले बना दिया गया था, 14 अगस्त को वो आज़ादी का दिन मनाते हैं, अपना आज़ादी का मनाते हैं। वैसे आज़ादी का तो उनका नहीं होना चाहिए कायदा से, भारत का ही आज़ादी होना चाहिए, क्योंकि भारत में से उसका हिस्सा एक अलग कर दिया गया था। तो सबसे पहले जो आज की हमारी क्लास है इसको मैं बता देता हूँ थोड़ी सी भूमिका कि भारत के आज़ादी दिवस के महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैंने इसमें लिया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिया है, और कुछ आपको अनछुए पहलू में बताऊंगा जो आज़ादी के समय बहुत सारी घटनाएं दिल्ली में हुई थी अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए, लगाकर यूपीएससी लेवल पे हर एक एग्जाम में पूछे गए कि आज़ादी के कौन कौन से पहलू थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आज़ादी के आज आपको जानना चाहिए। और इस क्लास में पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 15 अगस्त से रिलेटेड आपको 1947 से रिलेटेड चीज़ों को बता सकूं। इस पूरे सेगमेंट है वो पूरी क्लास में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस की। तो इस क्लास में मेरे साथ आप अंत तक बने रहेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण आपको नॉलेज मिलने वाली है इस क्लास से। ठीक है, तो छोटा सा मानचित्र भी मैंने बनाया है, इसमें मैं बताऊंगा क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है मानचित्र के माध्यम से, और बाकी का चलते हैं और समझते हैं, अंत तक बने रहेंगे और नोट भी करेंगे इत्मीनान से, क्योंकि आपको जानना चाहिए भारत की आज़ादी के बारे में। जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिस देश में आप आने वाले समय में अच्छे से शिक्षा लेकर के कहीं ना कहीं जॉब या नौकरी करेंगे, उस अपने देश के विषय में जानना चाहिए कि आज़ादी किस तरीके से मिली थी, क्या क्या उस समय की घटनाएं थी दिल्ली में या भारत से संबंधित। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अब अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले यहीं से मैंने लिया है, आज़ादी की हम बात करें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट मैं बता दूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी का जब तक कोई अर्थ नहीं है, यदि उसमें गलती करने की कोई गुंजाइश ना हो, तब तक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। महात्मा गांधी जी की बहुत प्रसिद्ध कहावतें हैं, लेख हैं, स्टेटमेंट हैं और कथन हैं। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी, अनेक नेता, चाहे कांग्रेस के नेता रहे हों, चाहे मुस्लिम लीग के नेता रहे हों, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए, बहुत कम उम्र में गोली से मारे गए अंग्रेजों के सामने, बहुत कम उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह लड़े, अंग्रेजों से आमना सामना किया एक। तो भारत की इस भूमि के लिए, भारत की धरा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो सभी को श्रद्धांजलि हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, भारत के जो वीर थे जिन्होंने हमें एक शानदार और सभी धर्मों को, सभी समाज के वर्गों को एक स्वतंत्रता का अधिकार और एक देश और एक संविधान दे करके गए। सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। तो जैसे अगर आज़ादी के विषय में आपको बताऊं तो नारे बहुत प्रसिद्ध हुए जो कि समय समय पर अंग्रेजों को पीछे ढकेलने में बहुत कामयाब नारे हुए। जैसे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्रसिद्ध नारा रहा है जो 1942 का। इसके अलावा बात करें, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये दिया गया नारा था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये नारा उनका रहा, ये उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान 1916 में दिया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। भारत की आज़ादी के समय नारों की बात करें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। उस समय 1929 में उन्होंने बम फेंका था लाहौर की असेंबली पर और बटुकेश्वर दत्त उनके साथ थे, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस नारे ने भी भारत के क्रांतिकारियों के अंदर एक तरीके से भारत को आज़ाद कराने की एक आग लगा दी थी, आग जगा दी थी, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा और नारों की बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था अपनी सेना को संबोधित करते हुए जब वो आजाद हिंद फौज के कमांडर थे। जापान में ये नारा उनके द्वारा दिया गया था, क्योंकि सेना कहाँ पे बनाई गई थी, मलेशिया और जापान में, आजाद हिंद फौज। इसके अलावा बात करें तो सरफरोशी की है तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये वाला राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये गीत गाया गया था। तो अनेक भारत की आज़ादी से संबंधित आपको अनेक नेता, अनेक क्रांतिकारियों के नारे मिलेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी को आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान समय समय पर किया भारत के अंदर। तो समझते हैं भारत की आज़ादी को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लॉर्ड वेवेल की बात कर रहा हूँ, एक वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, और कौन सी वर्ष की बात है, 1946 की बात है। ये कौन से वायसराय थे भारत में, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने एक प्लान दिया था भारत की आज़ादी से संबंधित, जिस प्लान का नाम था ब्रेक डाउन प्लान। उन्होंने, लॉर्ड वेवेल ने एक सुझाव दिया था, ब्रेक डाउन प्लान के तहत भारत को आज़ाद कराना है या भारत को आज़ादी देनी है। तो भारत छोड़ने का सुझाव था ये इनका 31 मार्च 1947 तक, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था कि भारत को छोड़ देना चाहिए। किसने सुझाव दिया, लॉर्ड वेवेल। ये कौन थे, भारत में वायसराय थे 1946 में। कौन से प्लान के तहत, ब्रेक डाउन प्लान के तहत। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइएगा इसमें, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को लिया है। अब आगे बात करते हैं, उसी समय 46 के लास्ट में ब्रिटेन में एक सरकार आती है, प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली। ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने वहां पे, और कौन सी पार्टी के थे, श्रमिक दल के थे, लेबर पार्टी बोलते हैं या श्रमिक दल के नेता थे। इन्होंने लॉर्ड वेवेल की जगह पर, वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा था। किसे वायसराय बना करके भेजा, भारत का वायसराय बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था, ठीक है। और इन्होंने आजादी पर काम करना था, माउंटबेटन को भारत की आजादी पर काम करना था, इस वजह से क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से कमांडर की भूमिका में माउंटबेटन लड़ करके आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में लड़के आया था, 1945 में खत्म हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद ये माउंटबेटन को भारत भेज दिया, अंतिम वायसराय बना करके, ये 34वें नंबर का वायसराय था, तब भारत आया था, ठीक है। आराम से नोट करते जाइएगा, एक एक पॉइंट मेरी कोशिश है इसमें आपको बताने की। इसके बाद क्या होता है कि माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत आते हैं, ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। भारत के 34वें नंबर के वायसराय बनकर के ये भारत में आए। इसके बाद इन्होंने 2 महीने तक, लगभग कितने महीने तक, 2 महीने तक लगातार कांग्रेस के नेताओं से संवाद किया, चर्चा की, बातचीत करी और बैठक की। 24 मार्च को 1947 में माउंटबेटन भारत आ गए, क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री ने भारत में भेजे, भारत की आजादी से संबंधित कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए, संवाद बनाने के लिए, सभी समाज के वर्गों से भी बातचीत करने के लिए, लेकिन मुख्य तौर पर कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी के जो नेता थे जितने भी, वो सब आजादी का आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे भारत में, ठीक है। तो 2 महीने तक इन्होंने लगातार चर्चा करी कांग्रेस के नेताओं से, और 2 महीने चर्चा करके ये इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत को जो आजाद करके जाएंगे हम, तो भारत की आजादी से पहले विभाजन बहुत जरूरी है। इस बात को माना माउंटबेटन ने सारे नेताओं से बात करके, कांग्रेस के नेताओं से, मुस्लिम लीग के नेताओं से। उन्होंने ये माना कि अगर विभाजन नहीं होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर दंगे भारत में फैल जाएंगे और भारत बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ऐसा इनका मानना था। अलग अलग नेताओं से, ग्रुपों से बात करने के बाद, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं से बात करने के बाद, और इन्होंने बताया कि जो कैबिनेट मिशन आ रखा है उसने भी अपनी एक योजना दे रखी है। तो वो योजना कैसी हो गई, अव्यवहारिक हो गई है। कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, तो कैबिनेट मिशन को भी माउंटबेटन ने नकार दिया बिल्कुल। उसने भी व्यवस्थाएं दी थी आजादी से संबंधित, संविधान सभा का चुनाव तो हो ही रहा था, वो तो दिया था, लेकिन उसके अलावा भी व्यवहारिक कुछ योजनाएं स्थापित की थी कैबिनेट मिशन ने, लेकिन कैबिनेट मिशन को नकार दिया माउंटबेटन ने कि कैबिनेट मिशन काम नहीं कर पाएगा भारत की आजादी में। तो माउंटबेटन ने गुप्त प्लान दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। माउंटबेटन ने गुप्त प्लान दिया, वाल्कन प्लान। इसका नाम क्या दिया, वाल्कन प्लान। ये था भारत के विभाजन से संबंधित था। वाल्कन प्लान किससे संबंधित था, भारत के विभाजन से। एक गुप्त योजना थी माउंटबेटन की, वाल्कन प्लान के नाम से, भारत के विभाजन से संबंधित। अब 3 जून 1947 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। कौन सी योजना, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जो कि स्वतंत्रता का आधार भी बनी, भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी। प्रश्न आता है कि भारत की स्वतंत्रता का आधार कौन सी योजना थी जो अंग्रेजों ने व्यवस्थाएं दी भारत में। तो माउंटबेटन ने अपने नाम से ही एक योजना दी जो कि भारत की आजादी का आधार थी, बेस थी। आजादी इसी की शर्तों पे होनी थी, ठीक है। कौन सी योजना की शर्तों पर,
माउंटबेटन योजना की शर्तों पर। जब 3 जून को इस योजना को दे दिया तो इसी के फलस्वरूप एक बैठक होती है दिल्ली में 14 जून 15 जून 14 जून को 14 जून 1947 को कहां पे बैठक होती है? दिल्ली में। कांग्रेस की बैठक थी जी, और इस बैठक की अध्यक्षता करी थी जेबी कृपलानी ने। ये भी पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने। आजादी के बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अध्यक्षता किसने करी? जेबी कृपलानी ने। कौन सी बैठक की? 14 जून। 3 जून को योजना दी गई, उसी बैठक पर चर्चा करने के लिए बैठक होती है 14 जून को दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। इसी बैठक में गोविंद वल्लभ पंत, जो कि बाद में यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने, गोविंद वल्लभ पंत ने विभाजन का प्रस्ताव रखा। इसी बैठक में काय का प्रस्ताव रखा गया बेटा? समझ लो, विभाजन का प्रस्ताव रखा गया दिल्ली में 14 जून 1947 को। किसने रखा? गोविंद वल्लभ पंत ने रखा। और इसका समर्थन किस किसने किया? जैसे आजकल भी लोकसभा में, राज्यसभा में रखे जाते हैं प्रस्ताव, तो उनका समर्थन भी होता है। तो मौलाना आजाद ने, नेहरू ने और सरदार पटेल, इन तीनों नेताओं ने समर्थन किया था विभाजन का समर्थन। तीनों नेताओं ने समर्थन किया। प्रस्ताव किसने रखा? गोविंद वल्लभ पंत ने। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी। बैठक कब हुई थी? 14 जून 1947 को। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक नेता थे, गांधीवादी नेता थे, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ने विभाजन के विपक्ष में मत दिया था। वोटिंग होनी थी, वोटिंग करनी थी, पक्ष और विपक्ष में जाना था कि विभाजन के पक्ष में कितने और विभाजन के विपक्ष में कितने। तो पक्ष में तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, बहुत सारे नेता थे ही, लेकिन इन्होंने विपक्ष में वोट दे दिया कि ये विभाजन के पक्ष में नहीं थे। कुल मिला के बात ये है। और नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी थे। सवर्णवर्गीय आंदोलन में 1930 में इन्होंने पश्चिमी सीमा प्रांत से नेतृत्व किया था। काय का? सवर्णवर्गीय आंदोलन का, गांधी जी के कहने पर। आगे बात करते हैं। अब पॉइंट आता है कि भाई कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया। भाई देखो, प्रश्न आता है कि भाई विभाजन क्यों हुआ और विभाजन क्यों स्वीकार किया कांग्रेस ने। बहुत सारे बच्चों को जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे नहीं पता होगा, लेकिन आज के बाद उम्मीद है कि पता लगेगा इस क्लास से और बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। और क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, है ना। इसमें मैं बताई 15 अगस्त की स्टोरी रहा हूं पूरी, लगभग 46 और 47 के बीच की घटनाओं को, जो देश की आजादी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और तथ्य हैं। ठीक है, तो कांग्रेस इस वजह से विभाजन चाह रही थी भाई साहब कि भारत में, या भारत को किससे बचाया जाए? सांप्रदायिक दंगों से बचाया जाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। यहाँ पे प्रश्न आता है कि कांग्रेस विभाजन क्यों चाह रही थी, कांग्रेस ने विभाजन को क्यों सपोर्ट किया कि विभाजन होना अनिवार्य है या विभाजन किया जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस भी चाहती थी कि भारत को दंगों से बचाया जाए, भारत को रक्तपात से बचाया जाए, भारत को टुकड़ों में टूटने से होने से बचाया जाए। ठीक है, अगर विभाजन नहीं होता तो बहुत सारे विभाजन हो जाते, ऐसा कहना था सरदार पटेल का। सरदार पटेल ने कहा था उसी समय जब ये बैठकें हो रही थी कि यदि भारत के विभाजन को हम लोग स्वीकार नहीं करते तो हो सकता था कि इतने बड़े पैमाने पर दंगे फैल जाते कि, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों के प्रमुख बनाया गया था, उनको एकीकरण का काम दिया गया था। पहले होम मिनिस्टर भी थे, गृह मंत्री थे, तो भारत को एक करने का काम उन्हीं के हाथ में था। तो उन्होंने कहा था कि जो मेरी ऑफिस है उस ऑफिस में एक एक प्रकोष्ठ बन जाएगा, एक एक अलग से और प्रकोष्ठ बन जाएगा कि ये वाला खंड अलग है भारत का, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, इतने पाकिस्तान बन जाते। ऐसा कहना था सरदार पटेल साहब का उस समय आजादी की जब ये बैठकें हो रही थी। ठीक है, तो सांप्रदायिक दंगे ना हो इस वजह से विभाजन को स्वीकार किया कांग्रेस ने। सांप्रदायिक का मतलब है हिंदू और मुस्लिम में दंगे ना हो। सांप्रदायिक शब्द का मतलब है संप्रदाय, मतलब धर्म के आधार पर दंगे ना हो। अब देखो इसी तरफ क्या कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 में। जे बैठकें तो 47 में, लेकिन इससे एक साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, इसमें पॉइंट को जोड़ दिया है मैंने, पहले जोड़ना था। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने सीधी कार्रवाई दिवस का ऐलान कर दिया था। ये बड़ा पेपरों में आ चुका है, आज तक पुलिस के, एसआई के बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे किसने मनाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को ऐलान कर दिया। और इसी सीधी कार्रवाई दिवस से भारत में क्या फैल गए? बहुत बड़े पैमाने पे हिंदू मुसलमानों में दंगे फैल गए। क्या फैल गए? दंगे फैल गए बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग राज्यों में। जहां ज्यादा मुस्लिम थे उन्होंने हिंदुओं को मारा, जहां ज्यादा हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों को मारा। और इसका जो एक तरीके से कहें तो आधार किसने रखा? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सांप्रदायिक दंगों को। तो 46 में शुरू हुए सांप्रदायिक दंगे 1946 में, 46 से लगा करके 47 तक चलते रहे, लगभग एक साल तक चलते रहे। एक तरीके से बहुत भयंकर रक्तपात हुआ अलग अलग राज्यों में, बलात्कार बहुत सारे हुए। यहाँ पे कम संख्या में जिस भी धर्म की महिला मिल जाती थी दूसरे धर्म के पकड़ के ये सारी चीजें हुई। एक तरीके से नंगा नाच हुआ, इस बात को आप ऐसे शब्दों में भी रख सकते हैं। आजादी के समय एक साल तक चलता रहा जी। ठीक है, और बंगाल के अंदर एक जगह है नोआखली, वहां सबसे ज्यादा 6000 लोग मारे गए दंगों में, 6000।
6000 लोग मारे गए। वहीं पर महात्मा गांधी जी पहुंचे थे दंगों को शांत कराने के लिए। ठीक है, तो देखिए नोवाखली, नोवाखली इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मारे गए 6000 दंगों के दौरान। बंगाल में लिख लेना। संयुक्त प्रांत में दंगे हुए, गुजरात में, पंजाब में रक्तपात, बलात्कार, दंगे। 1 वर्ष तक ये कंडीशन चलती रही। और इस कंडीशन का शुरू करने वाला कौन था? एक बुद्धिजीवी था जो हमेशा चाहता था कि देश बन जाए भारत में से, एक टुकड़ा भारत का अलग हो जाए जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। उस बुद्धिजीवी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान का पहला 14 अगस्त को या 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल चुना गया, कराची पहुंचने के बाद उस साइड में। ठीक है, तो इसने ये सब लोगों को मरवाया एक तरीके से। अब आगे बात करते हैं, अपने उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक लाती है सरकार, स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। भारत को आजाद कराना था तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक लाई सरकार ब्रिटिश संसद में। और संसद के कौन से में? हाउस ऑफ कॉमन्स, ये वहां के एक सदन का नाम है। ब्रिटेन में एक सदन का नाम है, हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया 4 जुलाई को। 4 जुलाई के बाद 18 जुलाई को पारित हो गया। क्या हो गया? 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। 4 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटेन के उस सदन में रखा गया। जैसे हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसी ब्रिटेन में एक सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को भारत की आजादी से संबंधित विधेयक रखा। 4 जुलाई के कुछ दिनों के बाद 18 जुलाई को इसे पारित करा दिया गया। तो दोनों डेट लिख लेना, 4 जुलाई को रखा गया, 18 जुलाई को पारित हो गया। ठीक है, और पारित होने के बाद तारीख निर्धारित हुई कि भारत को 1947 15 अगस्त के दिन आजाद किया जाएगा। और इस दिन जो सत्ता है उसका हस्तांतरण किया जाएगा, सत्ता को भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। 15 अगस्त निर्धारित हुई। 15 अगस्त भी क्यों निर्धारित हुई, ये डेट अभी आपको बताएंगे। इसमें भी 2-3 पॉइंट अभी ऐसे समझ लीजिए। 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जैसा कि मैंने बताया, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी थे। जब मेरठ अधिवेशन में चुने गए थे 1946 में, उसके बाद जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे देश की आजादी के समय। तो नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के, जेबी कृपलानी के बाद। इनके बाद फिर परमानेंट जो अध्यक्ष बने 1948 में, वो बने पट्टाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन में। 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया बने जयपुर अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद वर्ष 1950 में कांग्रेस की मीटिंग होती है नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। यहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बने, जो यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष भी बने बाद में। पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बने। और फिर इसके बाद 50 के बाद वर्ष आती है 1951, और 51 से 54 तक लगातार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष के साथ साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहां से एक परंपरा शुरू हो गई कि पार्टी के अध्यक्ष भी हो सकते हैं और आप देश को भी चला सकते हैं। तो प्रधानमंत्री भी थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये अध्यक्ष हैं जो कि आजादी के समय के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए, वनडे एग्जामों में तो यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आपको पता ही होना चाहिए जी। ठीक है, नॉलेज भी आप बढ़ाइए और वैसे भी आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो प्रश्न आता है कि पहले अवसर पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो पहले अवसर पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी थी माउंटबेटन ने, जो कि वायसराय था भारत का अंतिम। आपसे पूछा जाए कि पहले अवसर पर जब प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनकी नियुक्ति माउंटबेटन के द्वारा की गई थी पहले अवसर पर। किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा। अब प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय, माफ कीजिए वायसराय, गवर्नर जनरल पद तो पहले ही था। वायसराय माउंटबेटन था, जो 1947 से 48 तक रहा। 47 से 48 तक, क्योंकि 47 में हम आजाद हो गए तो 48 तक रहा। इसके बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 50 तक रहे राजगोपालाचारी, जो कि मद्रास के तमिलनाडु के रहने वाले थे। वो बाद में वहां के मुख्यमंत्री भी रहे 52 से 54 तक। राजगोपालाचारी तमिलनाडु मद्रास के रहने वाले थे, बाद में वहां के मुख्यमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1948 से 50 तक। ये नोट करते रहना। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 की रात्रि को, 15 अगस्त 1947 की रात्रि को MS सुब्बालक्ष्मी, इनको भारत रत्न भी दिया भारत सरकार ने बाद में, लता मंगेशकर जी से पहले शायद 1998 में, 1998 में इनको शायद भारत रत्न दे दिया, आप चेक कर लीजिएगा। इन्होंने जनगण मन गाया और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। इन दोनों गीतों को भारत की आजादी वाली रात को, दोनों गीतों को गाने वाली कौन थी? ये प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लेना अगर इससे पहले आपको नहीं पता है तो। वंदे मातरम को भी गाया गया और जनगण मन जो अपना राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। इन दोनों को गाने वाले कौन थे? MS सुब्बालक्ष्मी थी, MS सुब्बालक्ष्मी, जो कि संगीत से संबंधित थी। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया 14 अगस्त को,
तो पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। उम्मीद है कि ये फैक्ट समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस क्लास को देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें वो पॉइंट मैंने लिए जो लगा करके बहुत सारे टॉप एग्जाम से लेकर के वनडे एग्जाम तक, पुलिस एसआई तक, समीक्षा अधिकारी तक बहुत सारे एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछे गए हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना। अब कुछ रियासतों की बात कर लेता हूं। जो मानचित्र है आपके सामने, तो रियासतों को मैंने ऐसे समझाया है कि 3 रियासतें ऐसी थी कि उन 3 रियासतों को लेकर के समस्या खड़ी हो गई थी, तीनों रियासतों को लेकर के, है ना। कहीं कोई नवाब परेशान कर रहा था, कहीं पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया था, नवाब कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ में जाएंगे, कहीं जनता की दिक्कत आ रही थी। तो 3 रियासतों की दिक्कत आ रही थी। टोटल 562 रियासत पड़ते हैं भारत में। कितनी पड़ते हैं? 562। तो 3 और मिलाएंगे तो 565 रियासत हो जाती हैं टोटल, अगर कुल मिला के, है ना। तो तीनों रियासतों को एक करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्हें रियासत विभाग का प्रमुख बनाया गया। रियासत का मतलब है गृह मंत्री, एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो देखिए ये तीनों रियासतों को मैंने लिखा है। तो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, आप मानचित्र में साफ देख रहे हैं। ऊपर कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे कश्मीर के राजा? हरि सिंह। तो हरि सिंह ने 24 अक्टूबर को 1947 को भारत सरकार से सैनिक मदद मांगी। पाकिस्तान परेशान करने लग गया उनको। ये बहुत डिटेल में थ्योरी है, इसे फिर बताएंगे किसी दिन, पूरा मैटर कश्मीर का भारत से संबंधित है ना। 24 अक्टूबर 1947 को सैनिक मदद मांगी। तो भारत सरकार ने कहा कि आप भारत में शामिल होंगे या भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ही हम सेना आपकी मदद के लिए भेजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान साइड से अत्याचार होना शुरू हो गया था कश्मीर के लोगों पर। इस वजह से वहां के राजा ने भारत सरकार से मदद मांगी। तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने मदद का प्रस्ताव के समक्ष अपनी शर्त रखी कि आप भारत में विलय कीजिए, भारत में शामिल कीजिए अपने राज्य को, उसके बाद सेना भेजी जाएगी। तो ऐसा हुआ भी। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। बस वर्ष लिखना है आपको, पेपरों में वर्ष पूछी जाती है। कब? 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो मेहर चंद महाजन मुख्यमंत्री थे कश्मीर के। एक जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल की गई। जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में। ये वाला हिस्सा जूनागढ़ का, गुजरात वाला हिस्सा। तो 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में ले लिया गया। इसके अलावा ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की रियासत के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ गई। ऑपरेशन पोलो चलाया गया सेना के द्वारा। 13 सितंबर को सेना भेजी थी वहां पे सरदार पटेल साहब ने, और 5 दिन के बाद हैदराबाद को भारत में मिला दिया सेना ने 18 सितंबर को। 18 सितंबर 1948 को, ठीक है। 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में मिला लिया गया, और मेजर जनरल थे भारत की तरफ से एल एड्रयूस, नेतृत्व कर रहे थे इस कार्रवाई का, ठीक है। तो ये तीनों रियासतें भारत में शामिल कर ली गई। इन तीनों रियासतों की वर्ष आपके सामने है, डेट भी आपके सामने है। पेपरों में तीनों रियासतों से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मैं आपको बताऊं, है ना। तो ये नोट कर लेना तीनों रियासतों को। अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान आजाद हुआ, तो पाकिस्तान की जो जनसंख्या थी, वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं, वो 4 करोड़ लोग थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के कितने लोग थे? 4 करोड़ लोग थे 1947 में, जब पाकिस्तान अलग होता है या पाकिस्तान आजाद होता है। 4 करोड़ थे, ठीक है। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या थी आजादी के समय 1947 में 35 करोड़ लोग रहते थे भारत में। कितने लोग रहते थे? 35 या 36 करोड़ लोग रहते थे, ठीक है। और पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग थे। अब भारत में एक जनगणना हुई 1951 की पहली। भारत में बेटा 1951 की जनगणना होती है। तो 1951 की जनगणना में 30 करोड़ हिंदुओं की संख्या थी। कितने थे 1951 में? 30 करोड़ हिंदू और 3 करोड़ मुस्लिम लोग रहते थे भारत में। भारत की जनगणना का डाटा है ये 1951 का, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना बहुत अच्छे से। और ये पॉइंट बताना हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आने वाले बहुत जल्दी इस समय में हम भारत को आजाद कर देंगे। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ब्रिटेन की संसद में घोषणा की थी। क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के नेता थे। कौन सी पार्टी के? लेबर पार्टी के नेता थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब देखिए 15 अगस्त की डेट इस वजह से ली, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के सामने जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। कौन सी सेना ने सरेंडर कर दिया? जापान ने। किसके सामने? इंग्लैंड के सामने। और समर्पण किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज ए कमांडर की भूमिका में, सेना की भूमिका के कमांडर के पद की भूमिका में लॉर्ड माउंटबेटन उस समय लड़ रहा था युद्ध में।
तो वहां से समाप्त करके, चूंकि 15 अगस्त को खत्म हुआ था, तो 15 अगस्त की तारीख को माउंटबेटन अपने जीवन में अहम मानता था, क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया था इंग्लैंड के सामने। तो ऐसा है, वैसे और भी तथ्य होंगे इसके। तो इस डेट को माउंटबेटन ने भारत की आजादी के दिन के लिए चुना था कि 15 अगस्त को भारत को आजाद किया जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट की वजह से। ये वाला मसला या ये वाला पॉइंट इसमें 15 अगस्त वाला था। तो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स और तथ्य मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आप 2 बार 3 बार 4 बार इस क्लास को देखिएगा, आपको बहुत सारे पॉइंट भी मिले होंगे जो हिस्ट्री से संबंधित है, इसमें संविधान से संबंधित है, अंग्रेजी भूमिका और भारत की भूमिका से, भारत के नेताओं की भूमिका से संबंधित इसमें तथ्य और प्रश्नों को मैंने बताने की कोशिश की है। और एक बार फिर आप सभी को, पूरे देशवासियों को, हमारे चैनल की तरफ से और चैनल के सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की 77वें स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप ऐसे पढ़ते रहिए और इसी वर्ष में 77वें स्वतंत्रता दिवस में उम्मीद है, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप एक सरकारी जॉब, जिसके लिए भी आपका लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। नमस्कार।